नमस्ते मित्रों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पूस की रात के कथानक और उद्देश्य को संक्षेप में देखने वाले हैं। कहानी को देखने से पहले कहानीकार प्रेमचंद जी का संक्षेप में परिचय हम पहले यहाँ पर देखेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ। माता का नाम आनंदी देवी तो पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। पिता लमही के डाका मुंशी थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आपकी आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। जब आप 7 साल के थे तब आपकी मां चल बसी और जब आप 16 वर्ष के थे तब आपके पिता भी चल बसे। आयु के 15वें साल में आपकी शादी हुई। 1906 में आपकी दूसरी शादी या विवाह हुआ और वह शिवरानी देवी से, जो कि बाल विधवा थी। आपको 3 संतानें थी, जिनमें श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। मैट्रिक पास होने के बाद अध्यापक के रूप में आपने काम किया। बाद में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर आप नियुक्त हुए, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर आपने नौकरी छोड़ दी। बाद में केवल लेखन कार्य करते रहे। सरस्वती प्रेस के माध्यम से हंस और जागरण पत्रिकाएं निकाली। आपका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता रहा और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 या 37 को आपका निधन हो गया। आपने 1901 से ही नवाब राय नाम से लिखना प्रारंभ किया था। इस समय आप उर्दू में लिखते थे। 1908 में सोजे वतन यह पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। देशभक्ति से ओतप्रोत यह संग्रह था। इसी कारण अंग्रेजों ने इस संग्रह पर प्रतिबंध लगाया और आपको कहा कि इस प्रकार के विषय को लेकर दोबारा आप मत लिखिए। और फिर आपको ऐसा लगा कि आप क्या करें। इतने में दया नारायण जी ने आपको प्रेमचंद ये दूसरा नाम दिया और कहा कि इस नाम को लेकर आप लिखते रहिए। और फिर आपने प्रेमचंद इस नाम को लेकर लेखन प्रारंभ किया। आपकी जो भी रचनाएं हैं उसमें उपन्यासों के अंतर्गत सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और गोदान ये कृतियां या रचनाएं आती हैं। तो कहानियों के बारे में मैंने पहले आपको कहा कि आपने सोजे वतन यह 1908 में पहला कहानी संग्रह प्रकाशित किया और बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में आपकी 300 से अधिक कहानियां संग्रहित है। नाटकों के बारे में अगर देखें तो संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी ये आपके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और जिस कहानी के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं वो पूस की रात, ये कहानी 1930 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पूस की रात इस कहानी के कथानक को देखने से पहले इस कहानी के पात्रों का परिचय हम देखेंगे। इस कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू, जो ऋणग्रस्त किसान के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा पात्र आता है मुन्नी, जो हल्कू की पत्नी है। सहना जमींदार और साहूकारी करने वाला जमींदार के रूप में बताया गया है। और चौथा जो पात्र है जबरा, जो हल्कू का पालतू कुत्ता है। तो ये 4 पात्र इस कहानी के अंतर्गत आते हैं। कहानी का कथानक मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। ये कहानी उत्तर भारत के किसान हल्कू को लेकर चलती है, जिसके पत्नी का नाम मुन्नी है। ये मैंने आपको कहा। जमींदार के पैसे यहाँ पर हल्कू को देने हैं और इसीलिए सहना नामक जमींदार पैसे मांगने के लिए हल्कू के पास आ जाता है। हल्कू को ऐसा लगता है कि सहना के जो भी पैसे हो, जितने भी अपने पास है वो देने चाहिए, और इसीलिए वो अपनी पत्नी मुन्नी को कहता है कि कंबल खरीदने के लिए जो हमने 3 रुपए बचा कर रखे हैं, क्योंकि पूस में ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ती है और उस ठंडक से, उस जाड़े से बचने के लिए
पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठा करके कंबल खरीदने की यहाँ पर दोनों ने तय किया था। और इसी कारण 3 रुपए ऐसे जमा हो गए थे। वो पत्नी को कहता है कि दे दो, हम जमींदार को उतने पैसे देंगे तो जमींदार बार बार सताएगा नहीं, गालियां नहीं बकेगा। लेकिन मुन्नी इस बात को पहले पहल तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में बहुत हल्कू के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के कारण और मजबूरी बताने के कारण फिर मुन्नी वो पैसे हल्कू को देती है, और हल्कू जमींदार को वो पैसे दे देता है और सहना वो पैसे लेकर चला जाता है। इस प्रकार का वर्णन कहानी के प्रारंभ में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और मैंने पहले ही कहा कि जिस बात का डर पति पत्नी को है कि पुष की रात में ठंडक बढ़ेगी तो सोने के लिए खेत में कंबल न होगा तो कैसे सोया जाएगा, इसी कारण की चिंता थी। और वही बात हो जाती है, पुष की रात आ जाती है और रात के समय यहाँ पर ठंडक बहुत बढ़ गई है, सर्दी बहुत बढ़ गई है। और अंधेरी रात में हल्कू घर से खेत की ओर निकलता है। खेत में एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर फटी पुरानी चादर ओढ़े लेट जाता है। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा बैठा हुआ है और वह कूं कूं कर रहा है, क्योंकि ठंडक ज्यादा बढ़ गई और इसी कारण वो ठंड या उस सर्दी जबरा को नहीं सह पा रहा, इसी कारण वो कूं कूं आवाज करता है। और फिर वहां पर हल्कू जबरा से बीच बीच में बातें कर रहा है और उस ठंडक से बचने के लिए, क्योंकि नींद नहीं आ रही है उसको, बीच बीच में चिलम पीने का काम भी कर रहा है। और हल्कू को लगता है कि ये कूं कूं जो आवाजें जबरा के द्वारा निकाली जा रही है, इसका कारण जबरा ठंडक को नहीं सह पा रहा है। और अपने पालतू कुत्ते की, वैसे तो वो कुत्ता कम और मित्र ज्यादा है, ये दशा हल्कू से देखी नहीं जाती और वो कुत्ते को कहता भी है कि तू ऐसे ठंडक के अवस्था में मेरे साथ क्यों आया, दोबारा मैं तेरे लिए अच्छी व्यवस्था करूंगा ठंडक से बचने के लिए, ये भी आश्वासन वो देता है। और थोड़ी सी बातें जबरा से करने के बाद क्या करता है देखिए, वो अपने चादर में, यानी नीचे था ना वो, उसको ऊपर बुला लेता है और अपने चादर में उसे ले लेता है। एक दूसरों के शरीर की गर्मी से दोनों को भी लिपट जाते हैं, दोनों एक दूसरों से गर्मी एक दूसरों के जिस्म की लग जाती है और दोनों को भी ठंडक से थोड़ी राहत मिल जाती है। जबरा हल्कू के लिए यहाँ पालतू जानवर नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया। और इस प्रकार से एक मनुष्य को प्राणी के साथ किस प्रकार की संवेदना रखनी चाहिए और एक पालतू प्राणी होकर भी कुत्ता अपने मालिक के साथ किस प्रकार की ईमानदारी यहाँ दिखाता है, ये बातें यहाँ प्रेमचंद ने बहुत ही सजीव तरीके से वर्णित की है। धीरे धीरे रात आगे बढ़ती जाती है, ठंडक कम होने का नाम नहीं लेती। तब हल्कू को एक ख्याल आता है कि अपने खेत के पास ही आमों का एक खेत है, वहां उस आम के पेड़ के पत्ते नीचे गिर गए होंगे, उस पत्तों को हम इकट्ठा करेंगे। और इसीलिए वो वहां से आम के पेड़ के नीचे जाता है, वहां के आम के पत्तों को इकट्ठा करता है। अरहर के खेत में जाकर कई पौधे भी उखाड़ लाता है और दोनों को ठंडक से बचने के लिए सुलगाता है। वहां आलाव के पास हल्कू और जबरा सेंकते बैठते हैं। ठंड से उन्हें थोड़ी राहत निश्चित रूप से मिलती है। वही आग के निकट जा चादर ओढ़े हल्कू सो जाता है, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी वहां मिल रही है ना, और इसे अलाव की, इसी कारण वहीं पर वो चादर ओढ़े सो जाता है। वही आग के निकट हल्कू सोया हुआ है। उसी समय कुछ आहट पाकर जबरा भौंकने लगता है। स्थिति यह है कि हल्कू के खेत में नील गायों का एक बड़ा सा झुंड खेत चरने के लिए आया है और उन गायों को वहां से खदेड़ने के लिए ही जबरा भौंक रहा है ईमानदारी से।
यह सब हल्कू चादर के अंदर सुन रहा है, लेकिन चादर से बाहर आने की उनका मन नहीं होता। एक बार आकर थोड़ी सी कोशिश भी करता है, लेकिन दोबारा वहीं सो जाता है। अंत में नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद कर दिया है, और सवेरे जब उसकी नींद खुलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रात भर उस नील गायों ने सारा खेत सफाचट कर दिया था। ऐसे में मुन्नी जैसे ही खेत पहुंचती है और खेत की ये दशा देखकर वो दंग रह जाती है और अपने पति से कहती है कि तुम यहां आकर सो गए और उधर सारा खेत का सत्यानाश हो गया। तब हल्कू झूठ बोलता है, वो कहता है कि क्या करूं, मैं मरते मरते बच गया, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो इस प्रकार से अपने पत्नी को ये बात बता देता है, और दोनों की ये चर्चा होने के बाद और आगे क्या होता है देखिए। मुन्नी कहती है कि अब मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा, क्योंकि अब खेती तो सारी नीलगाय चर गई। तब हल्कू को इस बात का दुख नहीं होता। हल्कू कहता है कम से कम रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। उसने ये बात बड़ी प्रसन्नता से कही है। ऐसी खेती करने से तो मजदूरी करना ही आरामदायक है, मजदूरी करने में कम से कम इतनी झंझट तो नहीं है। कहते हुए कहानी का कथानक प्रेमचंद जी यहाँ समाप्त कर देते हैं। तो संक्षेप में आपके समझ में आया होगा कि कहानी के द्वारा प्रेमचंद जी को क्या कहना है। कहानी का उद्देश्य अगर हम यहाँ देखना चाहे तो इस कहानी में प्रेमचंद ने जमींदारों के शोषण का चित्रण किया है। इस कहानी में एक परिश्रमी और साहसी किसान को बहुत ही सजीव ढंग से चित्रित कर आज भी किसानों की क्या अवस्था है ये दिखाने का प्रयास किया है। किसानों की ऋणग्रस्तता और आर्थिक दुरावस्था को भी इस कहानी के द्वारा हमारे सामने रखा है। ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्रण बड़े सजीव ढंग से यहाँ चित्रित हुआ है। भारतीय समाज के तत्कालीन अर्थवैषम्य को बताने का प्रयास कहानी के द्वारा किया गया है, जो अर्थवैषम्य आज भी हमें देखने को मिलता है। आज भी किसानों की हालत ऐसी है कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ऐसे कई उद्देश्यों को लेकर इस देश की व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है, आम आदमी की इस व्यवस्था में कैसी व्यवस्था और निरीहता पूर्ण जीवन उसे जीना पड़ रहा है, ये बातें इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी हमारे सामने रखते हैं। आज किसानों को आत्महत्या करना की नौबत आ गई है, तो ये किसानों का जीवन जीने की जो यहाँ पर की परिस्थिति है, उस परिस्थिति को इस कहानी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। ऐसे ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी को बहुत संक्षेप में उसका कथानक और उद्देश्य इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्ते।